हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इससे पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने पढ़ा कि जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि इंडिया बाहर की कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करता है। तो उस टाइम पे क्या वर्ल्ड सिचुएशन थी, कैसे हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, बाहर के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर के साथ रिलेशन रखना ये बहुत जरूरी चीज है। चाहे इंसान हो चाहे कंट्री हो, अकेले आइसोलेट होकर नहीं रह सकती, उसे बाहर के साथ रिलेशन रखने ही पड़ते हैं। अगर वो बाहर की दुनिया के साथ कटी जाएगी तो नुकसान तो उसका खुद का ही है। बाहर अगर एक इंसान है वो बाहर किसी से बात ना करे, एकदम कट के रह जाए, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। और अगर उसे कभी मदद की जरूरत भी हुई तो वो उसकी हेल्प कोई करने नहीं वाला, क्योंकि कोई उसे जानता ही नहीं। ठीक ऐसे सेम सिचुएशन जो है वो कंट्री के साथ भी होती है अगर कंट्री अपने आप को दुनिया से काट लेती है। इसलिए एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो बाहर के साथ अपने रिलेशन रखे और अच्छे रिलेशन रखे। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो हमें बताया हुआ है कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया में क्या क्या दिक्कतें थी ये तो हमने पढ़ी, लेकिन इंडिया के बाहर क्या सिचुएशन चल रही थी, कैसी सिचुएशन में इंडिया आजाद हुआ था, उस सिचुएशन के बारे में हमें बताया गया है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी टाइम पर, 45 में खत्म हो गया था और इंडिया 47 में आजाद हुआ था। तो बहुत टाइम ज्यादा नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए। तो जो वर्ल्ड है उसने एक बहुत बड़ा वॉर जो है वो विटनेस किया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा जो है वो कहीं कहीं पर नुकसान हुआ था। इकोनॉमी जो है वो भी डूब गई थी काफी कंट्रीज की। तो वापस से रिकंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा था। अब ये भी बताया गया है कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाने का काम भी चल रहा था। कौन सी इंटरनेशनल बॉडी? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है वो बने, ऐसा कंट्रीज जो है आपस में स्टेप्स उठा रहे थे। यूएन क्या है? एक इंटरनेशनल बॉडी है। क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई ताकि फिर से इतना बड़ा वॉर ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसका पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए। इस पर एक चैप्टर भी है जो आपकी फर्स्ट बुक में है और उस पे हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि यूएन क्या है। उसी टाइम पे हमने देखा कि न्यू कंट्रीज आ रही थी। न्यू कंट्रीज मतलब ये नहीं कि नई कंट्रीज बन रही थी, न्यू कंट्रीज मतलब कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। देखो, जब इंडिया आजाद हुआ था तो सिर्फ इंडिया ही आजाद नहीं हुआ था, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो कि कभी कॉलोनी हुई करती थी वो भी आजाद हुई थी। तो नई नई कंट्रीज आ रही थी, नई नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी और उन्होंने भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो लानी थी। जैसे हम चाह रहे थे कि अपने रिलेशन स्टैब्लिश करें, वो भी अपने रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। अब ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा था बैलेंस रखना। किसका बैलेंस रखना? एक डेमोक्रेसी का, दूसरा वेलफेयर का। इनका बैलेंस रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को। अब हमें ये बताया हुआ है कि इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी थी। इंडिया चाहता था कि हम बाहर के जो स्टेट है, जो नेशंस है, उनके साथ अपने रिलेशन स्टैब्लिश करें। और इस रिलेशन स्टैब्लिश करने में हमने जो ऊपर सिचुएशन देखी, ये सारे रिफ्लेक्ट हो रहे थे उस टाइम पे हमारे फॉरेन पॉलिसी में। और सिर्फ ऐसा नहीं था ना कि बस इंडिया के बाहर दिक्कतें हैं वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर भी दिक्कतें हैं। हमने पढ़ा था और एक बार उसी को रिवाइज कर लेते कि क्या प्रॉब्लम थे। तो देखो, इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहे थे, इसकी तो लीगेसी छोड़ कर गए थे ब्रिटिशर्स। और पार्टीशन के अपने ही प्रॉब्लम्स थे। हमने देखा रिफ्यूजी की क्या प्रॉब्लम आई, कितना लोगों को मेंटली झेलना भी पड़ा फिजिकली के साथ साथ। हमने ये भी देखा कि पोवर्टी, गरीबी कितनी ज्यादा थी। और साथ ही साथ हमारा एम क्या था कि हम गरीबी को हटाएंगे। तो हमें ये ड्रीम भी फुलफिल करना था, ये प्रॉमिस भी फुलफिल करना था। और ऐसे टाइम में, ऐसी सिचुएशन में इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है बनाता है, अपने रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो दो पार्ट थे हमारे फॉरेन पॉलिसी के। ऐसे ही सिचुएशन में इंडिया ने फॉरेन रिलेशन जो है स्टैब्लिश करना शुरू किया, बाहर की कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाने शुरू किए। तो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी थी उसके दो पार्ट क्या थे? देखो, पहला पार्ट था
टू रिस्पेक्ट दी सॉवरेनिटी ऑफ ऑल दी नेशंस, और दूसरा पार्ट था टू मेंटेन पीस। देखो हम जो है सारे कंट्रीज, जितनी भी बाहर कंट्रीज है वर्ल्ड में, इंडिया कहता है कि हम सबका सम्मान करेंगे, हम सबको रेस्पेक्ट देंगे। दूसरा, हम सबके साथ पीसफुल रिलेशन रखना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वॉर नहीं कि हाँ मार काट, ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम सबके साथ पीसफुल रिलेशन रखना चाहते हैं और साथ ही साथ हम सारे कंट्री की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सिक्योरिटी अचीव कर सके। इंडिया का मानना था कि अगर हम आपके साथ पीसफुल रिलेशन रखते हैं, हम सारी कंट्री को सम्मान भी देते हैं, तो हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। जब हम ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे तो कोई और कंट्री के पास कोई वजह भी नहीं रह जाती कि वो हमारे साथ करे। ऐसा इंडिया का मानना था। तो इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी नेचुरली हम क्या है अचीव कर लेंगे। तो हमें हमारा जो मेन मुद्दा यही था, एम यही था कि सिक्योरिटी को अचीव करो थ्रू कि हम क्या करेंगे कि हम नेशंस को रेस्पेक्ट भी करेंगे और उनके साथ पीसफुल रिलेशन भी रखेंगे। और यही सेम चीज हमें इंडिया का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी देखने को मिलती है। उसमें भी यही सेम चीजें जो है वो लिखी हुई है। ये तो थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, लेकिन बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि वो लोग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, इसलिए उनके पास रिसोर्सेज जो थे वो कम थे। दूसरा, जब कहीं पर कुछ बात होती है तो डेवलपिंग कंट्रीज की उतनी बात सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि पावरफुल कंट्रीज का बोलबाला है, तो जो होता है पावरफुल कंट्रीज की ही बात मानी जाती है। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज ना एक मॉडेस्ट गोल फॉलो करती है। मॉडेस्ट गोल मतलब कि ये चाहती है कि ये पीस और डेवलपमेंट पे भरोसा रखती हैं। इनका मानना है कि मुझे तो पीस चाहिए, शांति चाहिए, और मुझे दूसरे कंट्री के साथ भी शांति बनाए रखना है। दूसरा, मुझे अपने एरिया में डेवलपमेंट चाहिए और कुछ नहीं। इससे ही वो अपनी सिक्योरिटी अचीव करती है और यही मॉडेस्ट गोल वो फॉलो करती है। वो अपनी इकोनॉमिकली भी और सिक्योरिटी के लिए भी बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज पे हमेशा से जो है डिपेंडेंट रही है। अब देखो, कोई अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी को लेकर अगर किसी भी पावरफुल कंट्री पर डिपेंडेंट रहेगा तो आगे जाकर किसी भी चीज में वो कंट्री उसे अपना पार्ट बना लेगी। बड़ी बड़ी कंट्रीज से इन्हें हेल्प मिलती थी, एड मिलती थी पावरफुल कंट्रीज से, तो ये उसके पार्ट में चली जाती थी। और ऐसे क्या हुआ? वर्ल्ड डिवाइड हो गया। कैसे? मान लो सोवियत यूनियन है और सोवियत यूनियन के साथ में एक यूएसए है। ये दोनों लड़ रहे थे, कोल्ड वॉर चल रहा था, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब यूएसए किसी को कह रहा है कि आप हमारे साथ में आ जाओ, आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हम आपकी इकोनॉमी अच्छी करेंगे, आप हमारे जो गुट में है, हमारे ब्लॉक में आ जाओ। तो ऐसे क्या ये लोग हेल्प देते थे कंट्रीज को और उन्हें अपने साथ में कर लेते थे। अब कोई छोटी कंट्री है, उसे हेल्प की जरूरत चाहिए, और कोई पावरफुल कंट्री है जो पहले से डेवलप्ड है और वो कह रही है कि आप हमारे साथ आ जाओ, आपकी इकोनॉमी अच्छा कर देंगे, तो नेचुरली जो छोटी कंट्रीज है वो उनके तरफ चली जाती थी। इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो सोवियत ब्लॉक बन गया और एक यूएस ब्लॉक बन गया। ऐसे ही दुनिया डिवाइड हुई थी क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो बनाया जाता था कि आपको किसी ना किसी की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। आप ऐसे स्टैंड लेकर नहीं बैठ सकते कि मैं अकेले ही रहूंगा या हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते। अब इंडिया पर भी ये प्रेशर बना था कि इंडिया को भी किसी ना किसी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री पे ऐसा प्रेशर बनता था। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपना एक स्टैंड लिया और हमने कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाते। और उसी टाइम में हम नॉन अलाइन मूवमेंट लेकर आए थे, जिसमें हमारा कहना था कि ना हम सोवियत यूनियन के साथ हैं, ना ही हम यूएसए के साथ हैं, दोनों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम किसी की तरफदारी भी नहीं करेंगे। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो वही जो मैंने अभी बताया नॉन अलाइनमेंट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था वो कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था कि दुनिया से कटकर बस एक कंट्री के बीच में अंदर ही अंदर हो गया, ऐसा नहीं था। बाहर से भी इसके लिंक थे। हमारे लीडर्स बाहर भी गए हुए हैं, बाहर भी उन्हें लोग जानते हैं, बाहर से भी वो लोग सपोर्ट लेकर आए थे। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, ये क्लियर एग्जाम्पल है कि हमारे बाहर के साथ जो इंडियंस थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं
लिंक थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने ये जो है आर्मी बनाई हुई थी। ये हमें बताया हुआ है कि हमें पता होना चाहिए कि बाहर के साथ भी हमारे लिंक जो थे वो उस टाइम पे थे। अब हमें ये बताया हुआ है कि कोल्ड वॉर में कैसे कंट्रीज जो है बट गई थी। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज पे कितना ज्यादा प्रेशर था कि आपको किसी ना किसी तरफ जाना ही पड़ेगा। उस टाइम पे कोल्ड वॉर जो थे उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन हो रही थी। एक तरीके से रेस लगी हुई थी सोवियत ब्लॉक और यूएस ब्लॉक के बीच में कि हम में से अच्छा कौन है। मिलिट्री को लेकर देख लो, इकोनॉमी को लेकर देख लो, या उनका पॉलिटिकल सिस्टम को देख लो। जैसे कि इनके बीच में एक तरीके से रेस लगी थी कि अगर इकोनॉमी अच्छी है तो किसकी सबसे ज्यादा अच्छी जीडीपी है, किसके पास सबसे ज्यादा अच्छे मिलिट्री के वेपन्स है, या सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है, डेमोक्रेसी वाला है या कम्युनिस्ट वाला है। एक तरह से रेस लगी हुई थी इनके बीच में बहुत ज्यादा, और ये कन्फ्रंट्रेशन भी हमको देखने को मिला। उसी टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए थे, जैसे यूएन जो है वो बनाया जा रहा था। मैंने अभी बताया यूएन एक इंटरनेशनल बॉडी है। न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम पे बनाए जा रहे थे, ये पावरफुल कंट्रीज बना रही थी। तीसरा, कम्युनिस्ट चाइना जो है उभर के आ रहा था, क्योंकि चाइना भी अराउंड उसी टाइम पे आजाद हुआ था इंडिया के बाद। हमने देखा उसी टाइम पे डीकोलोनाइजेशन हो रहा था। इंडिया का मानना था कि कहीं पर भी, बाहर में भी कहीं किसी को कॉलोनी नहीं रहना चाहिए, ऐसा इंडिया पहले से वॉइस रखते आया है। और उस टाइम पे हमने देखा भी कि बहुत सारी कंट्रीज जो है पहले कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन रही थी, उनके यहाँ से कॉलोनी जा रही थी। तो ये हमको देखने को मिलता है। अब बात की गई है कि नेहरू जी का इन सब में क्या रोल था। तो नेहरू जी के रोल के बारे में बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था हमारे फॉरेन पॉलिसी में। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ पीएम नहीं थे, पीएम तो थे लेकिन साथ ही खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। जैसे हम देखते हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर कोई और होता है, पीएम कोई और होता है। तो जवाहरलाल नेहरू का जब टाइम था 46 से लेकर 64, 1946 से लेकर 1964 तक वो पावर में रहे, पीएम रहे। और उन्होंने कहा कि वो खुद के पीएम ही है, और साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर भी वो खुद ही रहेंगे। वो मिनिस्ट्री वो किसी और को नहीं देंगे, खुद ही अपने पास रखेंगे। तो उनका बहुत ही ज्यादा रोल रहा कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होगी। उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, पर उसमें से 3 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो उनका एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो मानते थे, वो थे to preserve the hard-earned sovereignty, to protect territorial integrity, to promote rapid economic development। देखो, उनका मानना था कि हमें इतने सारी मेहनत कर हमारे लोगों ने कितनी ज्यादा मेहनत की, तभी तो हमें आजादी मिली। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? कितने सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, तो क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? नहीं। तो हमें उसको जाने नहीं देना। और दूसरा, हमें अपनी टेरिटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ना ही हम अपनी जो आजादी है उसको जाने देंगे, ना ही हम अपने आप पर किसी का कब्जा होने देंगे, ना ही हम अपना कोई एरिया किसी को देंगे। और तीसरा था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। ये हमारी 3 जो है मेन ऑब्जेक्टिव थे नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के। और इसी कारण से नेहरू जी ही नॉन अलाइन मूवमेंट लेकर आए थे। इसमें क्या था कि ना ही हम यूएस ब्लॉक के साथ हैं, ना ही हम सोवियत यूनियन की तरफ है, लेकिन हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, दोनों के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे। यही था नॉन अलाइन मूवमेंट, और यही मूवमेंट जो है वो नेहरू जी लेकर आए थे। उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जो उनका मानना था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए वो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि यूएस जो है वो प्रो डेमोक्रेसी वाला है, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी है, तो हमें उसकी तरफ जारी ज्यादा करनी चाहिए, उसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था। और कुछ लोग जो थे वो सोवियत यूनियन की तरफदारी थे। जैसे कहीं ना कहीं नेहरू जी सोवियत यूनियन की तरफ झुके हुए थे, थोड़े टिल्टेड थे। और हमने देखा कि जैसे BR अम्बेडकर या भारतीय जनसंघ, ये सब थोड़े प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी चाहते थे। तो ऐसा कुछ उस टाइम पे हमने ओपिनियन का बंटवारा भी देखा था। अब हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स। अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि उस टाइम पे इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। देखो, नॉन अलाइन मूवमेंट हम लेकर आए, ये तो हमारा ही मूवमेंट था जो हम लेकर आए, जो इसमें हमने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि हम किसी की तरफ नहीं है। दूसरा, हमने कोल्ड वॉर के टेंशन्स को भी कम करने की कोशिश की। हमने क्या किया कि हमने दोनों कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखे। दूसरा, हमने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि वॉर से कुछ नहीं होगा, हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, पीसफुल रिलेशन की जरूरत है।
और लास्ट, हमेशा से इंडिया जो है ह्यूमन रिसोर्सेज देता आया है यूएन में, कंट्रीब्यूट करता आया है। तो हमने देखा कि 3 इनिशिएटिव जो है इंडिया ने लिए थे। अब जब सब पर प्रेशर बना, उस टाइम पे हर कंट्री पर यह प्रेशर बनाया जाता था, तो इंडिया पर भी बना होगा। तो इंडिया ने उस टाइम पे मतलब क्यों किसी का साथ नहीं दिया, क्यों हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लेकर आए? क्योंकि उस टाइम पे नाटो वर्सेस वार्सो पैक्ट हो रहा था। नाटो जो है वो बनाया था अमेरिका और उसके साथ वाली कंट्रीज ने, और वार्सो पैक्ट बनाया था सोवियत यूनियन और उसके साथ वाली कंट्रीज ने। ये एक मिलिट्री अलायंस था जो उन्होंने बनाया हुआ था, और इंडिया इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। और इंडिया अपने रिलेशन किसी के साथ खराब भी नहीं करना चाहता था। हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, हम अपने अंदर जो है उस चैलेंज को फेस कर रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर रही हैं, उसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकालना चाहती है, बहुत सारे हमारे जो गोल्स है उसको अचीव करना चाहती है। हम किसी के साथ भी रिलेशन खराब ही नहीं रखना चाहते। कोई भी कंट्री किसी के साथ जबरदस्ती क्यों रिलेशन खराब रखेगी? हम भी नहीं रखना चाहते, इसलिए हमने जो है किसी का साथ नहीं लिया, इसलिए हम नॉन अलाइन मूवमेंट जो है लेकर आए। इंडिया जो है पहले ही कह चुका था कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम दोनों के साथ ही अच्छे रिलेशन रखेंगे। लेकिन कई बारी ये बैलेंस रखना यूएस और सोवियत यूनियन के साथ में, ये कई बारी सही से हो नहीं पाता था, क्योंकि हमें बताया गया है कि 1956 में जो है ब्रिटिश ने इजिप्ट को अटैक कर दिया था ओवर द सुएज कैनल। तो हमें क्या बताया हुआ है कि इंडिया ने क्या क्या प्रोटेस्ट किया वर्ल्ड में इसके अगेंस्ट, कि ऐसे कैसे ब्रिटेन किसी को अटैक कर सकता है। तो हमने उस चीज को बहुत ज्यादा कंडेम किया, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। लेकिन सेम ही ईयर में 1956 में यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था उसने हंगरी को जो है अटैक किया था, पर उस टाइम पे जब उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ तब इंडिया ने कुछ नहीं किया। तो ये तो कहीं ना कहीं बाइजनेस दिख रही थी कि एक की तरफ तो हम बोलते हैं अगेंस्ट में और एक के अगेंस्ट में नहीं बोलते, और ये चीज जो है वो यूएसए को पसंद नहीं आती थी। यूएसए का क्या मानना था कि इंडिया को तो मेरी तरफ होना चाहिए, इंडिया क्यों सोवियत यूनियन की तरफ, और चलो बराबर भी है तो बराबर रहे, सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा टिल्टेड क्यों है, ऐसा मानना था यूएस का। उसी टाइम पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने यूएस का साथ थाम लिया था, वो यूएस ब्लॉक का जो है हिस्सा बन गया था, और इंडिया ने क्या कहा था कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये इंडिया का अलग स्टैंड जो है यूएसए को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इसीलिए 1950s के टाइम पे यूएस और इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। ट्रेड के मामले भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज की थोड़ी कमी थी, इसलिए हम क्या चाहते थे कि हम जो है अपने ही देश में चीजें बनाएंगे, बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करने वाले, अपने ही कंट्री में जो है चीजें बनाएंगे। अब ये चीज से क्या होगा कि हमारे जो एक तरीके से रिलेशन बाहर से कट जाएंगे, क्योंकि रिलेशन बनते ही कैसे है, बाहर से ट्रेड करते हैं तो ही धीरे धीरे हमारे अच्छे रिलेशन बनते हैं। अब ट्रेड ही नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया से कट जाएंगे। तो ये भी हमें एक ड्रॉबैक देखने को उस टाइम पे मिल रहा था। अब पढ़ते हैं अफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में। तो हमने देखा कि नेहरू जी ही खुद के फॉरेन मिनिस्टर थे, और नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। नेहरू जी का जो इरा था ना, उसे हम कहते थे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मतलब कि बाहर की कंट्री से हम जो है रिलेशन बना रहे थे, कॉन्टैक्ट्स रख रहे थे। बाहर की जितनी भी कंट्रीज है उसमें भी स्पेशली जो एशिया की कंट्रीज है, जो अफ्रीका की कंट्रीज है, इसके साथ हम अच्छे रिलेशन रखना चाह रहे थे। 1940s और 50s के टाइम पे हमने एशियन यूनिटी की भी बात की थी, इसका भी मुद्दा उठाया था कि एशिया की कंट्रीज में आपस में रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए और हम आपस में यूनाइट भी होने चाहिए। और इसी के कारण हमने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी किया था मार्च 1947 में, और इससे 5 महीने बाद ही हमें आजादी मिली, लेकिन पहले भी हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस किया था हमने मार्च 1947 में, ताकि हम जो है एशिया की कंट्रीज को यूनाइट कर सके और अपने रिलेशन उनके साथ अच्छे बना सके। इंडिया पहले से ही सपोर्ट कर रहा था इंडोनेशिया की आजादी को डच से, और हमें बताया गया कि इसके लिए इंडिया ने 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्योंकि इंडिया बहुत पहले से समर्थक रहा है कि हम पहले से कॉलोनी रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि कितना अत्याचार होता है, और हम पहले से मानते आए हैं कि किसी भी कंट्री को कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। इसके अगेंस्ट में हमने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी, और जब हमें दिखने लगा कि इंडोनेशिया भी आजाद होगा तो हमने उसके लिए भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, उसके लिए भी आवाज उठाई थी।
अब इन सब से क्या होता है कि एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है 1950 में। ये क्यों होती है? देखो, ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की यूनिटी के लिए होती है। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है 1950 में। इससे क्या होता है, इसी कॉन्फ्रेंस के बाद में होता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ द नाम, मतलब कि नॉन अलाइन मूवमेंट में जो है वो हम खड़ा करते हैं, उसको स्टैब्लिश करते हैं। अब जो नाम है उसकी पहली जो मीटिंग थी वो हुई थी बेलग्रेड इन सितंबर 1961। बेलग्रेड एक सिटी है इंडोनेशिया की, वहां पर सितंबर 1961 में जो है पहले हमारी मीटिंग हुई थी और नेहरू जी जो थे वो को फाउंडर थे इस नाम के। ये हमें यहाँ पर बताया हुआ है। हमें डेट पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई और उसकी पहली मीटिंग, नाम की पहली मीटिंग कहाँ हुई, तो बेलग्रेड में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।